नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। और आज का हमारा चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, उसके समीकरण के बारे में, और भी विभिन्न प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया होता है अलग अलग प्रकार के, उसके बारे में। देखिए, कहा जाता है कि परिवर्तन संसार का नियम है, और जब से हम लोग जन्म लेते हैं तब से हम देखते रहते हैं कि लगातार परिवर्तन होते रहता है। बच्चे का छोटे से बड़ा होना, कपड़ा का सूखना, भीगना, बल्ब का जलना बुझना, लोहा का जंग लगना, दूध से चाय बनना, दूध का दही बनना, ये सब परिवर्तन लगातार होते रहता है। इसमें से कुछ ऐसा परिवर्तन होता है जिसको पहले की स्थिति में वापस ला सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा परिवर्तन होता है जिसको पहले की स्थिति में वापस नहीं ला सकते हैं। तो जिस परिवर्तन को, या फिर वैसा परिवर्तन जिसको हम पहले की स्थिति में ला सकते हैं, वो कहलाता है भौतिक परिवर्तन। जैसे बल्ब का जलना एवं बुझना, तो वापस उसको बल्ब को जला सकते हैं, वापस उसको बुझा सकते हैं। कपड़े का गीला होना, कपड़े का सूखना, वापस उसको सुखा सकते हैं, वापस उसको गीला कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा भी परिवर्तन होता है जिसको हम पहले की स्थिति में नहीं ला सकते हैं। जैसे दूध से दही बनना, लोहा में जंग लगना, ये सब ऐसा परिवर्तन है जिसको हम पहले की स्थिति में वापस नहीं ला सकते हैं। तो ये ऐसा जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है। तो वैसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है और उसका गुण पहले वाले गुण के बिल्कुल अलग होता है। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है, इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है, उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे? तो ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है, उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और जैसे अभिक्रिया हुआ, और उस अभिक्रिया को बताने के लिए जिस समीकरण का हम लोग उपयोग करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है। तो रासायनिक समीकरण लिखने का नियम है, जैसे हम लोग कई ले रहे हैं जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है, और उसी को हम लोग जब संकेत के रूप में लिखते हैं तो ये इस प्रकार से जो समीकरण बनता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। अलग अलग प्रकार के भी रासायनिक अभिक्रिया होते हैं, उसको हम लोग जानेंगे। देखिए, रासायनिक समीकरण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक जो होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, और दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। जो संतुलित रासायनिक समीकरण होता है उसमें दोनों तरफ, यानी अभिकारक और प्रतिफल। अभिकारक क्या होता है? तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लेता है उसको हम लोग कहते हैं अभिकारक, और उससे जो नया पदार्थ बनता है उसको हम लोग कहते हैं प्रतिफल। जैसे इस अभिक्रिया में देख लीजिए, तो इस अभिक्रिया में जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें भाग लिया है, और ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके नया पदार्थ बनाया है जिसका नाम है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। तो इसमें जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल अभिकारक हो जाएगा, और इससे जो नया पदार्थ बना सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोजन गैस, ये प्रतिफल हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, इसमें ये जो रासायनिक समीकरण है, इसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ जो भी पदार्थ है उसका द्रव्यमान समान है। जैसे देखिए, इधर एक जिंक है, इधर भी एक जिंक है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर भी 2 हाइड्रोजन है, इधर सल्फर 1 है, इधर भी सल्फर 1 है, इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर भी ऑक्सीजन 4 है। तो ये जो अभिक्रिया है, जो समीकरण लिखाया है, इसमें दोनों तरफ उपस्थित जो पदार्थ है उसका द्रव्यमान समान है। तो इस प्रकार के जो समीकरण होता है इसको हम लोग कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। इसमें देख लीजिए, लोहा जो है जल के साथ अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाया है और साथ में हाइड्रोजन बनाए हैं। तो इस प्रकार के जो अभिक्रिया है, इसमें देखिए लोहा यानी Fe1 है, इधर Fe2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर ऑक्सीजन 3 है। इस अभिक्रिया में देख रहे हैं कि दोनों तरफ जो पदार्थ है उसका द्रव्यमान दोनों तरफ समान नहीं है। तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं असंतुलित रासायनिक इस प्रकार का जो रासायनिक समीकरण होता है उसको कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता होती है। क्यों आवश्यकता होती है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का जो सिद्धांत होता है, उस सिद्धांत के अनुसार किसी भी अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ के द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही नष्ट होता है। तो इस प्रकार इसीलिए यहाँ पर हमको असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण करने की आवश्यकता होती है। संतुलित रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करेंगे? तो इसमें इसके अंदर में कुछ परिवर्तन नहीं होना चाहिए। हर बार इसके साइड में गुना करके उससे तब परिवर्तन ला सकते हैं। कैसे परिवर्तन लाएंगे, यानी कैसे संतुलित करेंगे? सबसे पहले इसको हम घेर देंगे कि हमको इसमें कुछ करना ही नहीं है, और फिर देखेंगे कि इसमें
इधर देखिए, इधर Fe1 है, इधर Fe2 है, तो इधर कितना से गुना करेंगे कि उसके बराबर हो जाए, तो 2 से गुना करेंगे तो इधर भी Fe2 हो गया, इधर भी Fe2 हो गया। अब क्या, अब Fe2 हो गया। अब इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर ऑक्सीजन 3 है, तो इधर 3 करने के लिए इसके साथ 3 का गुना करना होगा, तो ये लीजिए, ये 3 का गुना किए। अब ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3, लेकिन अब हाइड्रोजन हो गया 6। अब हाइड्रोजन को 6 करने के लिए इधर भी क्या करना होगा, 3 से गुना करना होगा। देखिए तो इधर Fe2 है, Fe2 हो गया, हाइड्रोजन इधर 6, इधर भी हाइड्रोजन 6, इधर ऑक्सीजन 3, इधर ऑक्सीजन 3। तो इस प्रकार से हमारा जो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या हो गया, अभी बॉक्स को हटा दीजिए तो 2Fe प्लस 3H2O ये अभिक्रिया करके बना लिया Fe2O3 प्लस 3H2। ये जो अभिक्रिया है ये हमारा असंतुलित रासायनिक समीकरण से संतुलित रासायनिक समीकरण बन गया है। ठीक है, यहाँ तक। अब हम चलते हैं विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। अब विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में संयोग करता है तो ये ऑक्साइड बना रहा है, यानी जल का निर्माण कर रहा है। तो जिस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके नया पदार्थ का निर्माण करते हैं। उसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड भी देखेंगे, तो कैल्शियम ऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। कुछ ऐसा अभिक्रिया जिसमें देखिए, जैसे CH4 है, यानी मेथेन गैस है। मेथेन जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब उसका दहन किया जाता है तो दहन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड और जल और ऊष्मा का निर्माण करता है। और इस प्रक्रिया में ये जो प्रक्रिया होता है इसको दहन प्रक्रिया भी कहते हैं, यानी कि दहन अभिक्रिया भी कहते हैं। और भी एक और अभिक्रिया देखिए, इसमें ऊष्मा का निर्माण हुआ है, इसमें ऊष्मा का निर्माण हुआ है, यानी ऊष्मा बना है, इसलिए कहते हैं इसको ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। इसमें देखिए, ये ग्लूकोज है, श्वसन के दौरान जो अभिक्रिया होने वाला है, ये ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के संपर्क में टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड और ऊष्मा यानी ऊर्जा का निर्माण करता है। तो इस अभिक्रिया में भी क्या हो गया, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होता है। श्वसन एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है, इसलिए क्योंकि इस दौरान ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ ऊष्मा का भी निर्माण करता है, जो कि ऊर्जा के रूप में हमारे शरीर में कार्य करता है। कुछ ऐसा अभिक्रिया जिसमें एकल पदार्थ किसी भी एकल पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों में विभाजित हो जाता है, तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। जैसे ये चूना पत्थर है, चूना पत्थर को ऊष्मा जब दिया जाता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो इस प्रकार के जो अभिक्रिया है ये कैसा अभिक्रिया हो जाएगा, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। उसी तरह जब जल को विद्युत अपघटन, जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित कराया जाता है तो एनोड और कैथोड पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया में भी क्या हुआ, एकल पदार्थ टूटकर और 2 या 2 से अधिक पदार्थों में विभाजित हो गया, तो ये भी क्या हो गया, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। इसी प्रकार AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड जो है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में टूटकर सिल्वर और ब्रोमाइड में विभाजित हो जाता है। ये जो सिल्वर ब्रोमाइड है इसका उपयोग ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है, जिसको श्याम सफ़ेद फोटोग्राफी भी कहते हैं। इसमें इसका प्रयोग किया जाता है AgBr का। अब देखिए, ये जो अभिक्रिया है ये ऊष्मा के कारण हुआ है, तो हम इसको ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। ये विद्युत धारा के कारण हुआ है तो इसको विद्युत धारा रासायनिक या विद्युत रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यह सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हुआ है, इसीलिए इसको प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें देखिए ऊष्मा को अवशोषित, ये सब ऊर्जा का ही भाग है, सब ऊर्जा का ही रूप है। ऊष्मा ऊर्जा का रूप है, विद्युत धारा ऊर्जा का रूप है, सूर्य प्रकाश इसमें भी ऊर्जा है। तो इन सभी में देखें कि ऊर्जा को अवशोषित करके तब नया पदार्थ का निर्माण किया है। ये जो एकल पदार्थ है ये ऊर्जा को अवशोषित किया है तब नए पदार्थ का निर्माण किया है। तो इसलिए इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया भी किए हैं। देखिए बात क्लियर है, यहाँ इसमें जो है नया पदार्थ बना और साथ में ऊष्मा निकला है, इसलिए इसको कहेंगे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। इसमें जो नया पदार्थ बना है वो ऊष्मा के अवशोषण के फलस्वरूप बना है, इसलिए इसको कहेंगे ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अब यहाँ देखिए जो Fe है,
वो कॉपर सल्फेट के विलयन से जब अभिक्रिया करता है तो ये कॉपर को विस्थापित कर दिया और Fe खुद इसके साथ विलयन में चला गया। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी विलयन से उसका अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व उसको विस्थापित कर देता है, तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, अधिक क्रियाशील वाला तत्व या पदार्थ वो क्या होता है, कम अभिक्रियाशील वाले तत्व के विलयन से उसको विस्थापित कर देता है। तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहेंगे? एकल विस्थापन अभिक्रिया कहिए या विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहिए। और ये अभिक्रिया है, इसमें सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया किया है, तो बेरियम सल्फेट ये अवक्षेप के रूप में बनता है और साथ में सोडियम क्लोराइड बनता है। तो इसमें देखिए तो इसमें आयन के आदान प्रदान से आयन का आदान प्रदान किया और आयन के आदान प्रदान से नए पदार्थ का निर्माण किया, तो इस अभिक्रिया को कहते हैं। इसमें देखिए दोनों पदार्थ विस्थापित हुआ है, दोनों पदार्थ एक दूसरे के विस्थापित कर दिया, तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। और इसमें देखिए ये जो BaSO4 है यानी बेरियम सल्फेट, ये उसमें उस विलयन में अवक्षेप के रूप में प्राप्त हुआ, तो इस अभिक्रिया के दौरान ये अवक्षेप के रूप में प्राप्त हुआ, इसलिए अब इसको अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है। और देखिए इसमें जो कॉपर है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाता है। इसमें क्या हुआ, कोई भी ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन हटता है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं उपचयन रासायनिक अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? उपचयन रासायनिक अभिक्रिया, या इसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। और जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन हटता है, तो उस हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन हटता है, तो उस अभिक्रिया को कहते हैं अवकरण रासायनिक अभिक्रिया। उपकरण, अवकरण और उपकरण। उपकरण किसे कहेंगे? जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन हटेगा। अवकरण किसे कहेंगे? जिसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन हटेगा। तो इस प्रकार से हम लोग विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं को भी देख लिए, तो भी कुछ हम समझ लेते हैं। हमारे दैनिक जीवन में जो खाना होता है, जो तेल या वसा युक्त खाना होता है, जब वो ऑक्सीजन के संपर्क में छोड़ दिया जाता है, तो कुछ समय बाद वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उसका जो पहले का गंध या टेस्ट होता है वो परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन होता है उसको कहते हैं विकृत गंधिता। और इसको ठीक करने के लिए क्या किया जाता है, जो प्रति ऑक्सीकारक यानी जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करने वाला है उसको खाना में मिलाया जाता है। नाइट्रोजन गैस को आसपास लगा दिया जाता है, इसलिए कुरकुरे का जो पैकेट होता है उसमें नाइट्रोजन गैस भरा हो जाता है, ताकि वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके खराब नहीं हो, नाइट्रोजन इसलिए भरा जाता है। या तो उसको फ्रीज में रख दिया जाए, नहीं तो कोई ऐसा जगह जहाँ पर वायु नहीं जाए, हॉट पॉट इस सब में रख दिया जाता है, जिससे कि वो विकृत गंधी न हो। विकृत गंधिता आया समझ में? विकृत गंधिता किसे कहेंगे? तो जो हमारे खाद्य पदार्थ होता है तेल या वसायुक्त, वो जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वह उसका गंध और स्वाद परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं विकृत गंधी। इसको बचाने के लिए अभी बताया कि इसको ऑक्सीजन के संपर्क से दूर रखना चाहिए, या तो फ्रीज में रखें, हॉट पॉट में रखें, या तो उसमें प्रति ऑक्सीकारक एजेंट मिलाकर रखें। ठीक है। एक और भी प्रक्रिया होता है जिसमें लोहा या फिर कोई भी धातु होता है वो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो उस पर एक लेयर परत जम जाता है जिसको कहते हैं संक्षारण। इसको रोकने के लिए उस पर या तो पेंट कर दिया जाता है, ना तो जस्ता का एक लेप चढ़ा दिया जाता है, जिससे कि वो ऑक्सीजन के डायरेक्ट संपर्क में आने से बच जाता है और उसका संक्षारण नहीं हो पाता है। धन्यवाद।